नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 24 ऑफ द नवंबर 2025 और देखते हैं आज 24 नवंबर 2025 को कौन कौन सी न्यूज हमारे काम की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फ्रंट पेज के ऊपर ये न्यूज देखी होगी कि जो आपका G20 है, बेसिकली है ना, G20, उस G20 की मीटिंग चल रही है, ठीक है, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी गए हुए हैं। तो क्या है G20? तो ये एक ग्रुप है जिसकी फॉर्मेशन 1999 में हुई होती है, ठीक है। और ये जो G20 है, इसकी जो इंडिया में मीटिंग हुई थी 2023 में, जो कि न्यू दिल्ली यानी कि दिल्ली में भारत में जो मीटिंग हुई थी, उसमें इसको G20 से चेंज करके क्या कर दिया गया था, 21, यानी कि इसमें एक नेक्स्ट मेंबर जुड़ गया था, जो कि क्या था, तो पहले इसके मेंबर कितने होते थे, 20, अब हो गए हैं 21। ये भी ध्यान रखना, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। तो इसमें पहले कौन थे? तो 1+19 का कॉन्सेप्ट था, अब इसमें 1+19+1 का कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक इसमें कौन होता था, यूरोपियन यूनियन होता था, और 19 इसमें कंट्रीज होते थे अलग। और यूरोपियन यूनियन आप जानते हो 1993 में बना था, और यूरोपियन यूनियन में टोटल कितने मेंबर हैं, 27 आज के दिन, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, तो एक तो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, जिसमें 27 मेंबर्स ऑलरेडी हैं, एक इसमें 19 मेंबर्स इसके ऑलरेडी हैं, और एक इसमें कौन हो गया, अफ्रीकन यूनियन। और जो अफ्रीकन यूनियन होता है वो 2002 में बना होता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखना एडिस अबाबा, ठीक है, वहां पर उसका हेडक्वार्टर। और अफ्रीकन यूनियन में टोटल 54 कंट्रीज आती हैं। तो एट प्रेजेंट देयर आर 21 मेंबर्स इन G20, ठीक है, 21 मेंबर्स, पहले इसे G20 कहते थे, अभी 21 मेंबर्स हो चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मेंबर नेशंस पूछे तो पहले 19+27 थे, और उसमें 54 भी जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो इसकी मीटिंग हो रही थी, मोदी जी वहां जाते हैं और वहां पर जाकर वो बातें करते हैं, एआई के ऊपर बातें करते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर बात करते हैं, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पे बातें होती हैं। तो इस बात पर भी फोकस करते हैं कि बदलते टाइम के साथ साथ जो हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग, जो भी ग्लोबल टेम्परेचर इफेक्ट हो रहा है, इसको अगर कम करना है तो हमें सबसे ज्यादा किसको इसमें आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए डेवलप्ड नेशंस का, और डेवलपिंग नेशंस को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट इसमें जो पोल्यूशन हुआ है वो डेवलप्ड नेशंस की वजह से हुआ है, क्योंकि वो डेवलप होके बैठे हैं, ठीक है, उन्होंने कर लिया इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उन्हें भी इसमें जोर शोर से भाग लेना चाहिए। बट आप जानते हो इसके लिए यूनाइटेड नेशंस की जो UNFCCC बनी हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बनी हुई है, उसके अंदर भी आपका जो अमेरिका था US से, उसने विड्रॉ कर लिया था जनवरी में पेरिस एग्रीमेंट। और इस G20 के अंदर भी कौन नहीं आता है, तो आपका US से पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों? ड्यू टू द क्लाइमेट, जो अभी आपके चैलेंजेस उससे देखने पड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दुनिया उससे कह रही है कि भाई तू सबसे ज्यादा पैसा दे, बट जो ट्रम्प साहब हैं, बट जो अमेरिका है, वो पैसे बचाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए क्या कर रहा है, सबसे दूर भाग रहा है, समझ गए। तो पैसा जितना बचाना चाहेगा वो उतना ही बर्बाद हो जाएगा, आप इस बात को जानते हैं, और इसका एग्जाम्पल हमारे सामने US से भी है, समझ गए। तो बस यही हो रहा है। तो हुआ क्या, प्राइम मिनिस्टर ना, देखते इसमें क्या कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे सेड रिफॉर्म्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल वाज नो लॉन्गर एन ऑप्शन बट ए नेसेसिटी एंड asserted that the India, Brazil, South Africa troika should send a clear message for the changes to the institutions of the global governance। मतलब addressing the India, Brazil, South Africa leaders summit here, मोदी जी ने कहा कि यहाँ पर देखो एक्चुअल में क्या है, ये आपका इब्सा क्या है, तो इब्सा में याद रखना इंडिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। ये क्या है, आपके ग्लोबल साउथ में आते हैं, एक है ग्लोबल नॉर्थ, एक है ग्लोबल साउथ। तो इन देशों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और इब्सा को आगे बढ़ाना चाहिए, समझ गए। अब इसमें उन्होंने कहा कि जो यूनाइटेड नेशंस, अब देखो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन आपका 24 ऑफ द अक्टूबर 1945 को बना था, हिरोशिमा नागासाकी वाले उस इंसिडेंट के बाद। यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है आज के दिन वो कहां पर है, तो न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशंस के 6 मेजर ऑर्गन्स होते हैं, हमने पढ़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। उन 6 मेजर ऑर्गन्स में से एक आता है आपका यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। और इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बस काम ये है कि दुनिया भर में पीस रहनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है, ये उससे प्रिवेंट करता है।
ठीक है, उसे रोकता है होने से। तो इसके अंदर टोटल जो मेंबर्स होते हैं, टोटल मेंबर्स वो कितने होते हैं? 15। 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और जो 10 होते हैं, 10, वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अब जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं बेसिकली वो कौन कौन से हैं? तो यूके है, यूएसए है, ठीक है, रशिया है, ठीक है, फ्रांस है, चाइना है। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स बच गए उसमें बारी बारी से चेंज होते रहते हैं। तो इन देशों का कहना है, जैसे इब्सा है हमारे, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये कह रहे हैं कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर्स वाला जो फ्रेमवर्क है, इसको एक्सपेंड करना चाहिए। पर अभी ये जरूरत आ पड़ी है कि हम लोगों को भी उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हम भी उसमें आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें सिर्फ 5 ही मेंबर्स बेसिकली रहे, समझ गए? तो उसको एक्सपेंड करने की बातें कर रहे हैं। बट उसमें इंडिया क्यों नहीं आ सकता? आप जान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक यूएसए है जो हमेशा पाकिस्तान का सपोर्टर रहा है, एक चाइना जो हमेशा पाकिस्तान का सपोर्टर रहा है। तो इस वजह से भी इंडिया को इसमें एड ऑन नहीं किया जा सकता। ठीक है, हो सकता है आगे कर दें। ठीक है, ट्रायंगल बन रही है हमारी, RIC, रशिया, इंडिया, चाइना। ठीक है, चलते थोड़ा सा आगे। The IBSA is a trilateral development initiative between the India, Brazil, South Africa to promote South-South cooperation and the exchange. ठीक है, तो उसके लिए हमने इसको बना रखा है। The idea of South-South cooperation is not new. Its genesis can be traced back to the decades of efforts by the countries and groupings working together to ensure South-South solidarity, such as Bandung Conference जो कि हुआ था 1955 में, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है, 1961 में, जिसमें दुनिया में एक तीसरी पावर बना दी गई थी। G77 ग्रुपिंग होती है, UNCTA डे होता है, ठीक है, और उसके बाद आपका 1978 का प्लान है, 2009 का नैरोबी डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो ये तब से चली आ रही है। यूनाइटेड नेशंस क्या है, अभी हमने पढ़ा था, उसमें टोटल UNSC में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। ये बारी बारी से न्यूज में आता रहता है। IBSA 2004 में बना होता है। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका फैसिलिटी फॉर पुअर्टी एंड द हंगर एलिवेशन इज ए यूनिक फंड थ्रू विच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड with IBSA funding in fellow developing countries. The fund is managed by the United Nations Office for South-South Cooperation, UNSSC. Each IBSA member country is required to contribute 1 million per annum to the fund. तो ये भी याद रखना कि जो each IBSA country है वो लगभग हर साल $1 मिलियन इसमें क्या करती है? डिपॉजिट भी करती है। टू एलिवेट पुअर्टी, हंगर, उसको खत्म करना है, डेवलप करना है, ठीक है, उनको पुअर्टी से लड़ना है। ठीक है, बेजर यही इसके क्या है? थीम है, जिसके ऊपर IBSA ग्रुप काम करता है। तो एक नया ग्रुप भी आपने आज पढ़ा। ठीक है, साउथ अफ्रीका हैज अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी फॉर 2025 विद द थीम। इस बार की थीम क्या है? तो ये भी याद रखनी है आपको, सोलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अनवेलिंग प्रायोरिटीज सेंटर्ड एज डिजास्टर रेजिलियंस, डेब्ट रिलीफ, क्लाइमेट फाइनेंस एंड जस्ट एनर्जी ट्रांजिशंस। This marks the first G20 summit hosted on African soil, coinciding with India's strong advocacy for the global south. वही सब जो अभी हमने डिस्कस किया था। The G20 is the world's premier forum for the international economic cooperation, bringing together major advanced and emerging economies to coordinate on global economic। ठीक है, वही सब बातें लिखी हुई हैं। हम आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, The future of health lies in harmony। बहुत अच्छा टॉपिक है कि अगर हमें हमारी हेल्थ का फ्यूचर देखना है, हेल्थ का फ्यूचर का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में हमें ये देखना है कि हमारे यहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं, जो हमारे हेल्थ, जो हमारा डिपार्टमेंट है बेसिकली, उसमें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा है। एज द वर्ल्ड ग्रैपल्स विद राइजिंग लाइफस्टाइल डिजीज, ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, सोशल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, देयर इज ए growing realization that restoring the balance between people and the planet, progress and sustainability, innovation and the intuition is a necessity. Health in its truest sense has always been a reflection of the harmony within the human body and the between humanity and the nature. तो WHO कह रहा है around 90% of the WHO member states have reported on the use of traditional medicine। कह रहा है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन पे ही रहना चाहिए। आपने देखा होगा आज भी गाँव के अंदर कोई बीमार हो जाता है तो उसको दूध वाला या हल्दी वाला दूध पिला के ठीक कर दिया जाता है।
आप थोड़ा सा थकान महसूस कर रहे हो, थोड़ा सा बीमारी महसूस कर रहे हो, आप सो जाइए, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएंगे। तो ट्रेडिशनल वेज ही हमारा फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। और हमें जो लाइफस्टाइल है उसे छोड़ना होगा। बस ये जस्ट एक एनालिसिस है, जस्ट कोई फैक्चुअल पॉइंट नहीं है। जस्ट WHO के बारे में आपको पता ही है, कब बना था, 7 अप्रैल 1948 को। कहाँ पर हेडक्वार्टर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। ये बातें हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, जस्ट रीडेबल है। This surge is driven not only by the consumer preference but also by a paradigm shift. Healthcare systems are evolving from reactive treatment models to proactive, preventive, and personalized ones. WHO's Global Traditional Medicine Center serve as a knowledge hub for the evidence-based collaboration and the innovation. तो इसका नाम याद रखना, what is GTMC, ठीक है, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर हम इसे कहते हैं। कहां पर है, जामनगर गुजरात में है, ठीक है, जो भारत सरकार की हेल्प से बना हुआ है, ठीक है। As the world gathers once again under a shared commitment to restore balance, India's message is simple yet profound: health must heal, ठीक है, not harm. Progress must sustain, not consume, and science must serve, not separate. These initiatives are designed not only to celebrate traditional medicines, ठीक है, वही सब बातें हैं कि हमें फ्यूचर में उसका वो यूज करना चाहिए। As the birthplace of Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Shova Rigpa, ठीक है, India's contribution lies in demonstrating how traditional knowledge can coexist with the modern science। बस यही कह रहा है कि हमें मॉडर्न साइंस में भी हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन पे ही रहना चाहिए। That's it, जस्ट रीडेबल है, रीड करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चलते हैं आगे। Former CGI opinion given in presidential reference does not overrule a judgment। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आपके BR गवई जी हैं, उनके बाद नेक्स्ट जो सूर्यकांत जी उन्होंने ओथ ले ली है, उनका कहना है, फ्रॉम द पोस्ट ऑन संडे सेड द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ओपिनियन अगेंस्ट टाइंग गवर्नर्स टू टाइमलाइंस वाज नॉट इंटेंडेड टू शिफ्ट द बर्डन बैक ऑन स्टेट्स टू रन पिलर टू पोस्ट टू गेट recalcitrant governors to pass pending bills on time। If the constitution does not provide for a timeline, we judiciary cannot read something that is not there. It is for the parliament to do that। ही सर देखो क्या कह रहे हैं, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि अगर कोई बिल आता है, अगर आपने 2 दिन पहले का द हिंदू देखा था, आपको पता है, कोई बिल आता है, पहले मैंने कहा विधानसभा में जाता है, देन वो विधान परिषद अगर वहां पर है तो, और चला जाता है गवर्नर के पास। गवर्नर अगर उसके ऊपर साइन कर देता है तो वो बन जाता है आपका एक्ट, कानून। लेकिन गवर्नर क्या करता है, उसको या तो विद होल्ड कर लेता है या फिर आफ्टर बाय यूजिंग आर्टिकल 200 उसको क्या कर देता है, प्रेसिडेंट्स के पास भेज देता है। अब प्रेसिडेंट भी उसे पास नहीं करता है। अब कोई लोकल पार्टी है, वो अच्छा करना चाह रही थी, जीत कर आई थी, कुछ अच्छे वादे करके आई थी, कर नहीं पा रही, क्यों, क्योंकि गवर्नर साहब पास नहीं कर रहे, बिल नहीं पास होने दे रहे। गवर्नर साहब पे प्रेशर डाला गया तो गवर्नर साहब ने प्रेसिडेंट के ऊपर बात डाल दी, प्रेसिडेंट उसे पास नहीं कर रहे, तो कुछ साउथ इंडियन स्टेट चले गए, सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट बोला बताओ भाई क्या दिक्कत है, उन्होंने बताया ऐसी दिक्कत है, प्रॉब्लम बताई अपनी। सुप्रीम कोर्ट बोला ठीक है, गवर्नर जो होगा वो कम से कम 3 महीने में अपना क्या करेगा, पास कर देगा। बोले साहब फिर प्रेसिडेंट, बोले प्रेसिडेंट को क्या है, वो भी 3 महीने में कर देगा। अब यहां से क्वेश्चन रेज होता है कि भाई जुडिशरी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, लेकिन यहाँ तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव को ओवरटेक कर रही है। कौन होती है जुडिशरी, ये कहने वाली प्रेसिडेंट साहब से, जो कि हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द नेशन है, जो कि हालांकि नाम मात्र के होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं, लेकिन जो भी है, कौन होते हैं ये कहने वाले, है ना, कि आप ऐसा करोगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही ये जजमेंट दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही कल परसों बोल दिया कि ठीक है 3 मंथ इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं है। एक काम करते हैं, एज सुन एज पॉसिबल है ना, उसको कम से कम समय में किया जाए। अगर वो नहीं कर रहे होते हैं डेफिनेटली, तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ काम होना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि एज सुन एज पॉसिबल लिखा है, तो एज सुन एज पॉसिबल जो है उसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप उसको साल 2 साल 3 साल के लिए कर ही नहीं रहे हो, समझ गए। तो वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था 3 मंथ और अब जो बोल रहा है एज सुन एज पॉसिबल, तो इसने उसको ओवर रूल कर दिया। नहीं, वो अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, ऐसा हमारे BR गवई जी कह रहे हैं। बस इतनी सी बात इसमें आपके सामने डिस्कस की हुई है। बाकी आप जानते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, ठीक है,
है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, बारी बारी हम ये चीजें पढ़ते भी रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कुछ बातें याद रखना, आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147। सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल 32 में आप देखते हो क्या जारी करता है, रिट्स रिलीज करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ही आर्टिकल 136 का यूज करके एसएलपी रिलीज करता है, स्पेशल लीव पेटिशन, ठीक है। ये कुछ फैक्ट भी याद रखने, उस दिन भी हमने पढ़ा था। आर्टिकल 142 क्या कहता है, तो कंप्लीट जस्टिस की बातें करता है, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था। आर्टिकल 143 इसमें आपका जो आपका प्रेसिडेंट कैन सीक द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और वो फोर्सेबल नहीं है, बाइंडिंग नहीं होती हैं। आर्टिकल 145 आपका कहता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना सकते हैं जो कि मिनिमम आपकी 5 जजों की होती है। 141 कहता है कि उसके द्वारा दिए गए डिसीजंस पूरे भारत की कोर्ट्स पर क्या होंगे, इंप्लीमेंट होंगे, ठीक है। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पहले सीजीआई कौन थे, तो याद रखना एचजे कानिया। अभी कौन है, तो बीआर गवई जी हट चुके हैं, उनकी जगह दूसरे आ चुके हैं, जैसा हमने पढ़ा है, ठीक है। चलते हैं आगे। सीओपी 30 स्ट्रेस एडेप्टेशन एज पाथ टू फॉसिल फ्यूल फ्री वर्ल्ड। देखो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। सीओपी, देखो वही सब बातें हैं। यूनाइटेड नेशंस FCCC फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट वाज स्टार्टेड इन 1992 आफ्टर द अर्थ समिट। और अर्थ समिट कब हुआ था, तो अर्थ समिट होती है आपकी 22 ऑफ द अप्रैल 1992 को, इसलिए 22 अप्रैल को क्या बनाते हो, अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इट केम इनटू इफेक्ट इन 1994। इट इज हेडक्वार्टर्ड एट द बॉन दैट इज इन जर्मनी, ठीक है, ये वहां पर बना हुआ है। इसी के अंडर में हमने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का कॉन्सेप्ट शुरू किया 1995 से। अब हमारा सीओपी कौन सी हो रही है, तो सीओपी 30 हो रही है, जो यहाँ बात कर रहा है। कहां पर हो रही है, तो आपकी ब्लेम यानी कि आपकी ब्राजील में हो रही है, ठीक है। अब वहां पर ये बातें कर रहे हैं कि अगर हमें फॉसिल फ्यूल फ्री वर्ल्ड चाहिए तो हमें एडेप्टेशन वाले गैप रिपोर्ट को बंद करना होगा। ये क्या है, ये हमने लास्ट द हिंदूज में पढ़ा है, मैं फिर समझा देता हूँ। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट यानी कि अगर मुझे फॉसिल फ्यूल फ्री वर्ल्ड चाहिए, मुझे कार्बन फ्री वर्ल्ड चाहिए, मुझे कार्बन न्यूट्रल हो जाना है 2050 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू इंडिया 2070, तो मुझे किस पे चले जाना चाहिए, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे। और रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे जाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, उनकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। और अगर उनकी अवेलेबिलिटी है तो डेफिनेटली मुझे वो छोड़ देने चाहिए। तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि गरीब देशों के पास नहीं है। डेवलप्ड देशों ने बना लिए हैं, सोलर पैनल बना लिए है ना, पीवी जो सोल्स बना लिए है। गरीब आदमी क्या करेगा, वो तो आज भी पेड़ काट कर ही खाना बनाएगा जो गरीब देश है। तो वहां पर एलपीजी पहुंचनी चाहिए, वहां पर रिसोर्स पहुंचनी चाहिए, वहां पे सोलर प्लेट पहुंचनी चाहिए, विंड मिल्स पहुंचनी चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए। तो उसके लिए पैसा लगता है, और पैसा कौन देगा, वही जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि सारे ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ को आगे आना चाहिए। इंडिया यही कह रहा है G20 में, तो बस वही बात है, कौन देगा, जो डेवलप्ड हो चुका है। डेवलप्ड तो भी भाग रहे हैं, पीठ दिखा के भाग रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, वो जो एडेप्टेशन गैप बढ़ रहा है कि चाहिए 300 रुपया, मिल रहा है 50 रुपए, तो कहां से पूरा करोगे उस टारगेट को, नहीं करोगे तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे। पेरिस एग्रीमेंट हमने पढ़ा है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो उससे बचने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हमें एडेप्टेशन को खत्म कर देना चाहिए। यही बेस्ट ऑप्शन है अगर हम फॉसिल फ्यूल फ्री वर्ल्ड बनाना चाहते हैं तो। दैट्स इट, हमारा जो टारगेट है 1.5 डिग्री सेम टेम्परेचर वो आ चुका है। अब हमने 2 डिग्री को बना लिया टारगेट। कुछ समय बाद देखोगे तो आप किसको बना लोगे, 3 डिग्री को, 5 डिग्री को, ना वही सब बातें हैं। बाकू बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू मोबिलाइज 300 बिलियन एनुअली बाय 2035, जबकि चाहिए कितना, 1.3 ट्रिलियन एनुअली चाहिए। लेकिन 1.3 ट्रिलियन तो मिल नहीं रहा है, मिल कितना रहा है, 300 बिलियन। तो कैसे उसे पा पाओगे, दैट इज द थीम ऑफ दिस न्यूज, और ये हम काफी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। यही इन सब की स्ट्रेस का कारण है कि पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, नो प्लान टू ब्रिंग बिल ऑन चंडीगढ़ सेज सेंटर। देखो चंडीगढ़ जो है ना आपका, चंडीगढ़ के ऊपर एक डिस्कशन होता है। क्या डिस्कशन होता है, देखो मैंने कहा इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हो जाते हैं 15 ऑफ द अगस्त 1947। पाकिस्तान 14 को मानता है, बाद की बात है, ठीक है। हम आजाद हो गए, अलग हो गए। हमारा आधा पंजाब
ये पंजाब मान लो, ये पाकिस्तान वाला पंजाब, ये इंडिया वाला पंजाब, ये पाकिस्तान पूरा, ये मैंने कह दिया इंडिया, कुछ ऐसा मान लो। यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान जस्ट समझना है मुझे तो, ठीक है। अब आधा पंजाब उधर चला गया तो पंजाब को रीऑर्गेनाइज करने की नीड पड़ी, तो बोले पंजाब की कैपिटल क्या बनाओगे। पहले जब सिख एम्पायर होता था तो लाहौर होती थी, है ना। तो कहा गया एक काम करते हैं, इस पंजाब की जो कैपिटल है ना वो चंडीगढ़ बना देते हैं। लेकिन चंडीगढ़ जैसा तो कोई था ही नहीं, तो बोले एक प्लान्ड सिटी बनाते हैं। तो याद रखना उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके फ्रांस से एक ली कार्बुजियर नाम के आर्किटेक्ट को बुलाया। उसने एक प्लान्ड सिटी प्लान की। उसने बताया कहाँ रेलवे स्टेशन होना चाहिए, कहाँ पर अमीर लोग रहेंगे, कहाँ गरीब लोग रहेंगे, कहाँ मिडिल क्लास रहेगा, कहाँ रेलवे लाइन बिछेगी, कहाँ एयरपोर्ट बनेगा, कहाँ पर आपके जो भी पावर हाउस बनेंगे ना, हर चीज प्लान की गई। आज भी आप चंडीगढ़ में जाओगे ना तो इतना क्लीन, इतना कोई ट्रैफिक सड़कों पर नहीं मिलेगा ना, इतना अच्छे से मैनेज किया हुआ है। तो उसमें क्या है, एक प्लान्ड सिटी थी, उसे बनाने की बात हुई और बोले कि वो प्लान्ड सिटी जो रहेगी ना वो पंजाब की कैपिटल बनाई जाएगी। तो 1950s में बुलाया गया ली कार्बुजियर को। ली कार्बुजियर साहब आए, प्लान्ड सिटी बनाई, पंडित नेहरू का सपना था, सपनों का शहर बन गया, कैपिटल बन गया किसका, पंजाब का। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ, इस पंजाब के अंदर ही क्या हो गया, इस इंडिया वाले पंजाब के अंदर क्या हो गया, इसके भी दो टुकड़े हो गए, एक बन गया पंजाब और एक बन गया हरियाणा। और अब आप जानते हो कि पंजाब और हरियाणा बना, तो मैंने कहा ये पंजाब बना, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और तो क्या है, ठीक है, ये बन गया आपका हरियाणा। अब हरियाणा पंजाब बना तो बोले कैपिटल अचानक से तो बनेगी नहीं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला तो दोनों की कैपिटल सेम रखी गई 10 ईयर के लिए। इस बार उनकी कैपिटल अलग अलग कर दी, एक को अमरावती दे दिया, एक को हैदराबाद दे दिया। और कैपिटल होना बहुत जरूरी है। कैपिटल जो होती है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है ना, इन्वेस्टमेंट आती है, लेकर अपने आप में एक प्राउड होता है यार कैपिटल में रहते हैं ना, तो होता है ना, जैसे अभी जयपुर कैपिटल में है तो सिमिलर वही चीज है, वो होता है, तो कैपिटल तो चाहिए। तो एक काम करो, शुरू के लिए क्या करो, ये जो चंडीगढ़ है ना, इस चंडीगढ़ को दोनों की कैपिटल बना दो, बना दी। अब दोनों की कैपिटल बना दी तो आप एक बात जानते हो कि हमारे यहाँ पर इसे यूटी भी बना दिया। क्या बना दिया, यूटी। अब जो यूटी होता है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 240 में लिखा होता है, जिसके अंदर ये है कि जो यूटी है ना दैट विल बी गवर्नड बाय द आपका यूनियन गवर्नमेंट। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब हालांकि उस समय इसको किस में जोड़ दिया, 239 में जोड़ दिया। तो 239 में आज याद रखना चंडीगढ़ जो है ना आज आर्टिकल 239 में आता है। लेकिन कुछ समय पहले एक र्यूमर उठा कि चंडीगढ़ विल बी शिफ्टेड टू आर्टिकल अंडर आर्टिकल 240। दैट मींस वहां पर डायरेक्टली कंट्रोल किसका होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर का। आज के दिन चंडीगढ़ कौन डायरेक्टली रूल करता है, तो पंजाब रूल करता है, डेफिनेटली पंजाब उसको रेगुलेट करता है। बट जब हरियाणा की अलग से सेपरेशन हुआ, हरियाणा कब सेपरेट होता है, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हो जाता है, कैपिटल चंडीगढ़ रख दी जाती है। और जो इलाका था एक्चुअल में चंडीगढ़ जो बना था वो पंजाब की धरती पे बना था। बाद में चंडीगढ़ वाज स्प्लिटेड इनटू 60:40। 40% इलाका जो था चंडीगढ़ का वो हरियाणा को दे दिया गया, उसके हेड ऑफिस जो भी उसके ऑफिस वगैरह जो भी था उसको एलोकेट कर दिया। 60% दे दिया पंजाब को। तो आज भी ज्यादा तो पंजाब गवर्न करता है। तो बीच में एक रूमर उठता है कि सरकार एक बिल लाने वाली है और उस बिल से क्या करेंगे, उसको 239 से हटाकर 240 में डाल देंगे। दैट मीन्स चंडीगढ़ विल बी डायरेक्टली गवर्न बाय द यूनियन टेरिटरी यानी कि यूनियन गवर्नमेंट। तो अभी हमारे अमित शाह जी ने कहा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कि भाई ऐसा हम कुछ भी नहीं लाने वाले हैं। नो प्लान टू ब्रिंग बिल ऑन द चंडीगढ़। समझ गए। तो जितनी बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं वही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। On November 21st, the Lok Sabha bulletin listed the Constitution 131st Amendment Bill 2025 among 10 bills for the winter session. Chandigarh has been a sensitive issue since the Punjab Reorganization Act 1966, जो हरियाणा पंजाब की मैंने बातें की। Currently, the Governor of the Punjab serve as its administration, जो अभी हमने डिस्कस किया कि पंजाबी उसे चला रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वहां जाएगा तो डेफिनेटली उसमें चेंजेस होंगे। इट डज नॉट सीक टू ऑल्टर चंडीगढ़ गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। प्रपोजल इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, नो फाइनल डिसीजन। विद प्रोटेस्ट इन पंजाब द मिनिस्ट्री इश्यूड ए क्लैरिफिकेशन। क्योंकि पंजाब में थोड़े प्रोटेस्ट होने लगे थे तो भाग कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं करने वाले हैं ना, खाम का परेशान होने की जरूरत नहीं है।
वही सब बातें लगी हुई हैं कि 22 गांवों को मिलाकर खरड़ में क्या बनाया गया, चंडीगढ़ बनाया गया, ली कार्बूजियर आया, द सिटी ऑफ ब्यूटी है ना, ऑफिशियल कैपिटल पंजाब की बन गई थी 21 ऑफ द सितंबर 1953 को। बाद में जब हरियाणा लगवा तो उसे भी बना दिया गया। ठीक है, तो पंजाब फेस्ड अनदर डिवीजन व्हेन द हिंदी स्पीकिंग Hindu majority state of Haryana was carved out under the Punjab Reorganization Act 1966, है ना। वही सब जो हमने पढ़ा है, चंडीगढ़ which lay at the border of the two states became their common capital, है ना, जिसमें 60-40 रेशियो में डिवाइड हो जाता है। Article 240 of the Constitution lays down the power of the President of India to make regulations for certain union territories. It says the President may make regulations for the peace, progress and good government of the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadar Nagar Haveli, इन सब में बना हुआ है। Any regulations so made may repeal or amend any act made by the Parliament or any other law which is for the time being applicable to the Union Territory and when from the President shall have the same force and effect as an act of the Parliament। समझ गए वही सब बातें जो हमने पढ़ी हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। Difficult choices. Ukraine and its allies must seek to build on Trump's proposal। देखो क्या है, कुछ नहीं है, रशिया यूक्रेन का जो बैटल है उसी की बात कर रहा है। और डेफिनेटली अब आप एग्जाम के बहुत पास हो तो ये चीजें आपको आनी भी चाहिए। ठीक है, तो हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोनों के बीच में हमारे जो इंटरनेशनल पीस मेकर हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब, वो कह रहे हैं कि दोनों शांति बना लो, पीस बना लो। तो रशिया कहता है मैं पीस बनाने को तैयार हूँ, क्या करो? बोले मैंने जितना एरिया छीना है, कैप्चर किया है, वो मुझे दे दो। तो अमेरिका कह रहा है भाई दे दो, क्योंकि यूक्रेन के पास ना तो आर्मी बची है, ठीक है, ना यूक्रेन के पास रिसोर्सेज बचे हैं, ना यूक्रेन की कोई हेल्प कर रहा है। यूक्रेन अब नेटो में भी नहीं आ सकता, जिसके अंदर आने के लिए वो इतने दिन से लड़ रहा था। ठीक है, तो यूक्रेन को क्या करना चाहिए? पीस डील को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और जितने वो 5 इलाके, 5 जो उसके मेजर एरियाज हैं जो कैप्चर किए हैं रशिया ने, उसे दे देने चाहिए और उस इलाके में शांति बनाए रखनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। तो कौन से 5 रीजन है, क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। बहुत पुरानी न्यूज है, आई होप आप जानते होंगे। The Trump administration's draft peace proposal for Ukraine has triggered predictable unease in Kyiv कि वहाँ की कैपिटल है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की has warned that Ukraine now face a very difficult choice, risking the loss of its dignity और एक की पार्टनर, यानी कि अमेरिका को उसने लूज कर दिया। अमेरिका से उसने जैसे तैसे करके क्या किया था, डील की थी। और डील क्या की थी कि वहां पर जो डिनाइपर रिवर है, ठीक है, उस डिनाइपर रिवर के पास में जो क्रिटिकल मिनरल्स थे वो भी दे दिए थे उसे। उस रिवर के इधर का रीजन रशिया ने कब्जा लिया था। इसको लगा था कि ये जब रिसोर्सेज दे दूंगा तो रशिया को इन्वेजन को अमेरिका रोक लेगा, लेकिन अमेरिका तो कह रहा है जो गया सो गया। अब उसके लिए बड़ी मुसीबत हो गई है कि उसे एक्सेप्ट करे या ना करे, है ना। उसकी डिग्निटी की बात आ गई है। इतने दिन से लड़ रहा था, 3 साल से लड़ा रहा था, 4थे साल आने को हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन उसकी कोई बात नहीं रखी गई। दैट इज द पॉइंट। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इनको आप जानते हैं, हैज अर्ज्ड हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय थैंक्सगिविंग अकॉर्डिंग टू द लीक ड्राफ्ट ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स 28 पॉइंट प्लान। जैसे गाजा में 20 पॉइंट का प्लान था, यहाँ पर 28 प्लान है, ये भी ध्यान रखना। Kyiv would be required to cede territory in Donetsk and recognize Crimea, ठीक है, एंड लुहांस्क एज डी फैक्टो रशियन। ठीक है, वही सब बात है कि जो उसने ले लिया उसे दे दो। क्या ले लिया उसने? ये 5 रीजन है, 1 2 3 4 5, ये वो ले चुका है और ये उसको क्या कर देने चाहिए, वापस दे देने चाहिए। समझ गए? चलते हैं थोड़ा सा आगे। The letter has won, but the spirit has not lost। क्या कह रहा है देखो, गवर्नर और प्रेसिडेंट, ये भी वही आर्टिकल है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कि गवर्नर जो है और जो प्रेसिडेंट है, उन दोनों के ऊपर, ठीक है, बिल की बात कर रहा है, जो भी हमने आर्टिकल 200 की बातें की। ठीक है, अभी हमने बातें की थी कि गवर्नर को बिल होल्ड नहीं करना चाहिए, फिर उसने कहा कि नहीं 3 महीने में आंसर दे देना चाहिए, वही सब इसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इसने बस यही कहा है कि द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज हैड 15 presidents over 16 presidencies। इट्स इनॉग्रल प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप जानते हैं। और याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिना इलेक्शन के सेलेक्ट किए गए थे, उनको अपॉइंट किया गया था पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एग्री होने के बाद। ठीक है, और एक और ऐसे प्रेसिडेंट हुए जिनका आज तक इलेक्शन नहीं हुआ, वो कौन रहे हमारे? तो याद रखना, नीलम संजीव रेड्डी। और वो 25 ऑफ द जुलाई 1977 को ओथ लेते हैं। ठीक है, उनके रेस्पेक्ट में उसके बाद से जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं, सबने ओथ 25 ऑफ द जुलाई को ही ली है। तो 2 प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जो बिना इलेक्शन के ही बने हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है,
The holders of these two high office can do the great good, sometimes not a little harm, and a very or most often prefer an almost selflessness that leaves no mark whatsoever। ठीक है, तो वही सब बातें कर रहा है कि कई बार होता है आपका आर्टिकल 356 भी देखो इसने कहीं ना कहीं जिक्र किया होगा। ठीक है, 356 ठीक है, जो कि किसकी बात करता है, आपके प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। ठीक है, जैसे आज के दिन कहाँ पर लगा हुआ है, मणिपुर में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को किस तरह काम करना चाहिए, चीफ जस्टिस BR गवई ने जो अभी कहा था। ठीक है ना, जैसे उन्होंने आर्टिकल 143 का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिसका आंसर जुडिशरी ने दिया था। ठीक है, 14 पॉइंट क्वेश्चन किसने पूछे थे, द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो ये वही सब कह रहा है, वही सब पुरानी बातें हैं कि कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को काम करना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए और कैसे वो एक्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट रीडेबल है, रीड कर लेना, ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, President's call for tighter regulations of waste plants under the GRAP norms। देखो आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पर हर बाई ए 56-year-old resident of Metro Vihar colony in northwest Delhi's Bhavana says she often clears layers of black ash from the terrace of her 4-story residence। A few years ago we couldn't figure out where all this dust was coming from, but now we know there is a plant nearby that burns garbage which emits this black ash। यानी कि वो कह रही हैं कि हमारे घर को ऊपर चारों तरफ क्या होता है, एक काली परत जम जाती है। पहले नहीं पता था, पता चल रहा है कि गार्बेज जलाया जा रहा है। तो आपने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था CAQM का, ग्रैप नोटिफिकेशंस की कम है अगर पोल्यूशन। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI कम है तो क्या नॉर्म्स होने चाहिए, 2 है तो क्या होने चाहिए, ज़्यादा या HRDS है तो क्या होने चाहिए। तो यही है कि अगर वहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें क्या करना चाहिए, जो ग्रैप्स जो नॉर्म्स है उनको ज़्यादा उससे टाइटली क्या करना चाहिए, यूज कर लेना चाहिए। तो क्या होते हैं देखो, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज ए नंबर विच इज मेजर ऑफ एयर क्वालिटी। AQI वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 500। गुड 50 तक, मॉडरेट अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, अनहेल्दी वेरी अनहेल्दी HRDS। तो यहाँ तक बात पहुंच गई है। पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्टिकुलेट मैटर 10, 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लीड, ये सब उसके मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। Under the GRAP stage 4, the measure that is taken from the options provided is the ban on entry of the trucks। ठीक है, स्टेज 1 पुअर कहा जाता है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, PUC एनफोर्समेंट, अवॉइड आइडलिंग ऑफ द व्हीकल्स। ठीक है, स्टेज 2 वेरी पुअर होता है, इसमें हमें हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बैन ऑन द डीजल जनरेशन, हॉस्पिटल्स, एलिवेटर्स, इनको छोड़कर पार्किंग फीस बढ़ा देनी चाहिए प्राइवेट व्हीकल्स की, ताकि लोग आना बंद कर दें, पॉल्यूशन कम कर दिया जाए। ठीक है, स्टेज 3 में इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप याद कर सकते हो। हॉस्पिटल्स, रेलवेज, मेट्रो प्रोजेक्ट, इन सब को छोड़कर क्या कर देना चाहिए, कंस्ट्रक्शन बंद कर देना चाहिए। स्टेज 4 में अगर आप आ जाओगे, इमरजेंसी में आ जाओगे, मोर देन 450 हो गया AQI, तो उस केस में आपको एसेंशियल कम्युनिटीज और CNG इलेक्ट्रिक ट्रक्स को छोड़कर सब पर क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। पेपर मिल्स, डिस्टिलरीज, फाउंड्रीज सब बंद कर देनी चाहिए। वर्क फ्रॉम होम कर देना चाहिए 50% स्टाफ का, ऑनलाइन स्कूल क्लासें होनी चाहिए, OD1 का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो वही है, दोबारा से किसकी बात कर रहा है, ये आपके ग्रैप की बात कर रहा है, जिसको लगाता कौन है, CAQM लगाता है। ये हम ऑलरेडी पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से फिर कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।